Yes, doctor, all yours now. Okay. All right. Yes. So, एक gallery view क्या होता है? Okay. I'm just trying to figure out a view. Just give me a second. Oh, ओके। मैं क्लियर हूँ, मैं सबको सुनाई दे रहा है मेरा ऑडियो? Yes, yes, loud and clear. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके। सो मैं डॉक्टर सोमिल हूँ, मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ। एंड बिफोर वी बिगिन अबाउट द डिजीज एंड ऑल ऑफ दैट, एक थोड़ा पर्सनल किस्सा सुनाना चाहूँगा, अगर परमिशन हो तो। Yes, please go ahead, sir. यस। सो मैं मेरी एजुकेशन एमबीबीएस एमडी सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुई है बॉम्बे के। एंड हमारे पास बहुत पेशेंट आते थे जो अल्कोहल कंज्यूम करते थे या बाकी ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते थे। एंड गवर्नमेंट अस्पताल में इतने सारे पेशेंट होते थे ना, हमारे पास बाकी बीमारियां भी के पेशेंट आते थे। सो ये शुरू जब नए थे तो ऑब्वियसली आप हर एक हर एक इस चीज को, सॉरी, एक सेकेंड, या सो हर एक चीज को हम उतना ही ये समय देते थे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे एक चीज दिखने लगी कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं या बाकी सब्सटेंस वाले पेशेंट्स हैं, वो घड़ी घड़ी वापस आते थे एंड ये ठीक नहीं होते थे। तो एक ना मेरे अंदर क्या बोलते, एक नेगेटिव सी चीज बन जाती थी। एज अ डॉक्टर मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती थी कि यार ये लोग तो ठीक होते ही नहीं है, इनको तो ठीक होना ही नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसे विचार आने लगते थे। एंड तब ना अस्पताल में एए का एक ग्रुप होता था छोटा सा, लेकिन वो फंक्शनल नहीं था। एंड हम भी एज डॉक्टर्स हम पेशेंट्स को एए में भेजते नहीं। हमको हमें लगता था कि अरे ये क्या है, ये क्या बेकार है, यहाँ नहीं भेजना, कोई सेंस नहीं बनती, हम डॉक्टर है, हम सब कुछ करेंगे। पर एज डॉक्टर्स यार सब कुछ तो हो नहीं पाता था हमसे। पेशेंट तो भले बेचारे सफर करके वापस आते थे। फिर जब मेरी पीजी ट्रेनिंग वगैरह खत्म हुई एंड उसके बाद मैं डॉक्टर देश पांडे से मिला। उसको इस चीज़ को ऑलमोस्ट 1.5 साल जितना हो गया। इन सर से मिलने के बाद सर के साथ इंटरेक्शन, और सर के यहाँ जो हमारे 12 स्टेप फैसिलिटेशन ग्रुप्स होते थे वहाँ ए से लोग आकर मिलते थे। एंड उन लोगों से ऑलमोस्ट अभी मेरी 1.5 साल से पहचान हुई है एंड उनका काम मैंने देखा है। एंड उसके बाद ना मेरा खुद का एज अ डॉक्टर मेरा खुद का व्यू चेंज होने लगा कि भाई सिर्फ डॉक्टरी या सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलता। एंड फिर मैंने देखा जो ये काम करता है अपने साथियों को हेल्प करने में, एंड क्यों इतना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें समझी। सो अब मेरा जो व्यू है इस अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम पर और इसके सोल्यूशन पर, ये बहुत अलग हो चुका है जो मेरा व्यू 2-3 साल पहले हुआ करता था उससे। सो मेरा कहने इस स्टोरी का कहने का मतलब है, एक तो मैं आई थिंक आपको एक ही ग्रुप को एक शाबाशी, एक कूडोज देना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो अपने साथियों के लिए। सो प्लीज एवरीवन जस्ट गिव योरसेल्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज कि यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एंड एंड नंबर टू, दूसरी चीज ये है कि भाई एक चीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक मोनोथीज्म जिसको बोलते हैं कि भाई एक ही चीज में बिलीव करो और वही अपने को पार लेके जाएगी, दैट इज, वो हमेशा सही नहीं होता। जैसे मान लीजिए सिर्फ ए या सिर्फ दवाइयाँ या सिर्फ थेरेपी ये काम नहीं करता। यू विल नीड प्रोबेबली मोस्ट, ज्यादातर लोगों को सबका सपोर्ट लगेगा, राइट। सो आपको ए का सपोर्ट लगेगा, आपको दवाइयाँ और डॉक्टर का सपोर्ट लगेगा, आपको शायद थेरेपी का सपोर्ट लगेगा, आपको आपके रिकवरी सर्कल का सपोर्ट लगेगा। सारी चीजें मिलकर जो सपोर्ट कर पाएंगे वो एक जन से बेहतर होगा। सो मेरा शुरू का ये सब बताने का ये अर्थ ये होगा कि इट इज नॉट समथिंग कि हम किसी का जस्ट सोशल प्रॉब्लम को करेक्ट कर रहे हैं या मॉरल बिहेवियर को करेक्ट कर रहे हैं, हम एक बीमारी के सामने लड़ रहे हैं। वो बीमारी बहुत शाणी है, हमसे बहुत ज्यादा शाणी है। तो अगर उस शाणी बीमारी के सामने हमें अगर लड़ना है तो हमें भी थोड़ा शाना बनना पड़ेगा। और जब हमें शाना बनना है तो हमें जहां जहां से मदद मिल सकती है हमें वो मदद लेनी है। सो दैट्स द स्टार्ट। एंड इसके साथ हम शुरू करेंगे। अभी
जो डॉक्टर्स ओपिनियन चैप्टर है, उस चैप्टर पे जाने से पहले मैं ज़रा एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा सबके साथ, कि ये अल्कोहलिज्म एज अ डिजीज़ ये होता क्या है और होता कैसे है। मैं अपनी एक जरा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? सुधीर No, जी, यस यस अभी दिख यस यस दिख रही है। अभी एक मैंने स्लाइड लगाई है, वो स्लाइड आप देख पा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आपका सर स्ट्रीमिंग दिख रहा है। अच्छा, क्या हो गया यार, गड़बड़ हो गई कुछ तो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मुकेश म्यूट ऑल कर दो। सुनील जी, आप काइंडली एक बार वापस म्यूट कर ले, मैंने सबको म्यूट ऑल किया है, प्लीज। ओके, यस। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अटक गया हूँ मैं इसमें। हाँ, आई थिंक अभी हुआ, मेरा स्क्रीन शेयर हुआ। अब आप देख पा रहे हो? Yes, yes, we can see now. ओके, सो यू सी अ स्लाइड विच इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ एडिक्शन। सुधीर जी, देख पा रहे हो आप स्लाइड? Yes, yes, very much. परफेक्ट, परफेक्ट, Visible, एक्सीलेंट। yeah. तो अगर हम बीमारी की बात करते हैं, तो कोई भी बीमारी एक दिन में तैयार नहीं होती, राइट? अभी मान लीजिए कोई डायबिटिक है, वो पहली बार गुलाब जामुन खाता है तो ये सोचकर तो नहीं खाता कि भाई मैं डायबिटिक बन जाऊंगा। सिमिलरली, कोई अल्कोहलिक है, वो पहली बार दारू ये सोचकर नहीं लेता है कि यार मुझे 20 साल बाद अल्कोहलिक बनना है। वो तो दारू इसलिए लेता है कि भाई मुझे मजा आ रहा है। करेक्ट? सो ये जो एक डायग्राम, कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिख रहा है, इसको मैं एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगा, और इस एक डायग्राम से हम समझेंगे कि भाई ये बीमारी तैयार कैसे होती है। तो मान लीजिए अभी एक कोई अल्कोहलिक है, उसने पहली बार दारू लिया। ओके, पहली बार दारू लिया उसने, और वो दारू की यू नो दारू दारू गया पेट में, फिर पेट से अब्जॉर्ब होके दिमाग में गया। अब दिमाग में गया तो दिमाग में जाकर वो दारू क्या करता है, एक अलग अलग केमिकल के रिएक्शन के थ्रू दिमाग में ये जो बेजल गैंग्लिया का ब्लू कलर का रीजन है, वहां पर डोपामीन का रिलीज करता है। अभी डोपामीन से इंसान को खुशी महसूस होती है, हाई महसूस होता है, और लगता है अरे यार क्या तो बड़ी मजा आ गई, अगले वीकेंड फिर से करेंगे। तो अब ना उस बंदे को याद है कि भाई मेरे पिछले वीकेंड मैंने ये चीज की थी, मेरे को इससे बहुत अच्छा लगा था, तो फिर से अगले वीकेंड करेंगे, फिर से अगले वीकेंड करेंगे। और जब भी वो दारू पीता है तो वो डोपामीन रिलीज होता है। सिंपल प्लेन ओल्ड, अगर सिर्फ इतना होता तो प्रॉब्लम बहुत आसान होती। पर अब क्या होता है ना कि ब्रेन में जितनी बार उस चीज से डोपामीन रिलीज हो रहा है, उतनी बार ही ग्लूटामेट करके दूसरा एक केमिकल है वो भी रिलीज होता है। अभी ये दो केमिकल याद रखने हैं, डोपामीन और ग्लूटामेट। क्या होता है कि जैसे दारू का असर खत्म हो जाता है बॉडी से, ये डोपामीन चले जाता है, लेकिन ये ग्लूटामेट उतना ही रहता है। तो मान लीजिए एक बार डोपामीन, एक बार ग्लूटामेट, दो बार डोपामीन, दो बार ग्लूटामेट, तीन तीन। अभी ये चला गया, लेकिन ये अभी भी उतने ही लेवल पर है। तो अब जब चौथी बार इंसान को पीना होगा, तब इसको मैच करने के लिए उतना ही पीना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जब आप देखते हैं ना कि किसी की शुरुआत बियर से होती है, मे बी दो दोस्त के बीच में एक बियर शुरू होगी, फिर अपनी एक खुद की बियर होगी, फिर लाइट बियर से कुछ नहीं होता, फिर जाएंगे बड़ी बियर पर, हैवी स्ट्रांग बियर पे जाएंगे, फिर आफ्टर अ पॉइंट बियर से ही कुछ नहीं होगा तो फिर विस्की या वोडका या ये सब चीजों पे शिफ्ट होंगे। और वहां भी शुरू किसी भी दिन 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से शुरू नहीं होता, शुरू होता है एक पैक दो पैक से, और फिर वो जाकर 2 3 4 क्वार्टर तक चले जाता है। वो क्यों होता है कि ये डोपामीन और ग्लूटामेट का जो बैलेंस है दिमाग में वो हिल जाता है। ये पहली प्रॉब्लम जो शुरू होती है कि भाई ये ग्लूटामेट के लेवल्स बढ़ रहे हैं,
इसको मैचअप करने के लिए उतना ही डोपामीन देना पड़ेगा। उतना डोपामीन अभी एक पेग से तो आएगा नहीं, तो उतना डोपामीन के लिए 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर वो इंसान को पीना पड़ेगा। तो ये पहली चीज हो गई डोपामीन की। फिर क्या होने लगता है, आप देखोगे कि आपने अपने जिंदगी में भी देखा होगा कि भाई ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्वांटिटी धीरे धीरे करके बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ी। अभी क्या होता है कि भाई अगर उतनी क्वांटिटी नहीं पी या दारू नहीं मिला तो फिर उतारी या विड्रॉल बनने लगता है। अब ये उतारी विड्रॉल में क्या होता है कि हाथ में थरथरी होने लगेगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन होने लगेगा। और ये सब जब हो रहा है तब इंसान अभी तकलीफ में है। अब इस तकलीफ में अगर आपने दारू ले लिया तो ये सब प्रॉब्लम शांत हो जाएगी, नींद आ जाएगी, ट्रेमर्स बंद हो जाएंगे, भूख भी लगने लगेगी, एंड सब आप जिंदगी कंटिन्यू होगी। लेकिन दारू लेना पड़ेगा। पर अगर दारू नहीं मिलता तो क्या होता है कि क्यों कोई भी चीज, अभी मान लीजिए आपके आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, ऑफिस के नीचे जो वॉचमैन है उसको आप रोज जानते समय हाय बोलते हो और उसको आप कुछ खाना देते हो अपने घर से लाकर, ओके। ऐसा ये सेम चीज आपने 1-2 साल की रोज उसको कुछ खाने खाने को दिया और रोज उसको आपने अच्छे से ग्रीटिंग दी। अभी एक दिन आप एक सोमवार को आप ऑफिस गए और आपने उसको हाय भी नहीं बोला और खाना भी नहीं दिया, तो क्या होगा? वो जो बंदा है वो पूछेगा ना, साहब क्या हो गया, मेरा खाना किधर है? पहली बार शायद प्यार से पूछेगा, फिर 2-3 बार हो गई, आपने फिर भी उसको अच्छे से बात नहीं की, आपने खाना नहीं दिया, फिर तो वो गुस्सा करेगा, यार मेरे को तुम इतने साल से खाना दे रहे हो, आज क्यों खाना नहीं दे रहे हो? सिमिलरली अपने मन ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अभी अल्कोहल से सेंसिटाइज हो चुके हैं। अगर अल्कोहल नहीं मिला तो रिसेप्टर मांगने लगेगा, भाई दारू किधर है, दारू किधर है, दारू किधर है, वो मांगने लगेगा। और जो बॉडी के और ब्रेन के स्ट्रेस सिस्टम्स होते हैं उसको एक्टिवेट कर देगा। बॉडी को लगेगा बड़ा कुछ स्ट्रेस आ गया है, ब्रेन को लगेगा कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, और उसके बाद जो आप रिएक्शन देखते हो, जो विड्रॉल आप देखते हो, ये बॉडी का जो स्ट्रेस सिस्टम होता है ये ओवर एक्ट हो जाता है। अब ये विड्रॉल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। किसी किसी के केस में विड्रॉल में सिर्फ ट्रेमर्स और नींद की दिक्कत होती है, किसी और के केस में ये विड्रॉल में अकड़ी भी आ सकती है और डिलीरियम, जिसमें इंसान को समझ ही नहीं आता वो कौन है कहाँ है, और बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ये विड्रॉल कभी कभार बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, और लोगों को ये विड्रॉल का जो बुरा एक्सपीरियंस होता है उसके वजह से अल्कोहल छोड़ना जो फर्स्ट पार्ट है वो मुश्किल हो जाता है। अभी ये एरिया एक ऐसा है जहां पर डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है। क्या कैसे मदद, वो हम आगे के इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो दूसरा रेड पार्ट है ये विड्रॉल का पार्ट हमने समझा, करेक्ट। अभी हम जाएंगे और आगे कि मान लीजिए विड्रॉल्स भी होते हैं और जब भी दारू पी लिया या नहीं पिया, विड्रॉल से गुजर लिए और आगे चले गए, आगे भी चले गए, उसके बाद एक जो अल्कोहलिक और जो एडिक्ट में और बाकी लोगों में एक जो डिफरेंस होता है वो होता है ये थर्ड ग्रीन वाला स्टेज, जिसको हम प्री ऑक्यूपेशन बोलते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल एक बार में, हम कोई भी बार में जाएंगे, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कहीं भी बार में आप जाओगे तो 100, 200, 300 लोग आप देखोगे जो बियर पी रहे हैं, बाकी कुछ नशा कर रहे हैं, जो भी। पर ये 100, 200, 300 लोग में से 99.5% ऐसे होंगे जो अगले दिन काम पे चले जाएंगे, अगले दिन अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है, नॉर्मल रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू करेंगे, और अगले दिन शायद दारू की उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक एडिक्ट वो होगा जिसको अगले दिन भी दारू की जरूरत पड़ेगी, उसके अगले दिन भी दारू की जरूरत, उसके अगले दिन भी दारू की जरूरत। सो जो जो डिफरेंस मैं बता रहा हूं उसको प्री ऑक्यूपेशन कहते हैं। मतलब एडिक्ट का ब्रेन में ऐसे 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 चेंजेस होने लगते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो अपना डिसीजन मेकिंग सेक्शन है ब्रेन का, वहां पर चेंजेस होने लगते हैं, और उसके बाद जो पूरी थिंकिंग होती है वो बिल्कुल दारू के तरफ ही चली जाती है। मतलब दारू उस एडिक्ट के लिए सबसे ऊपर है।
अपनी परिवार, अपना काम, अपने फाइनेंसेस, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फिजिकल हेल्थ, वो सब गया भाड़ में। दारू सबसे ऊपर। एंड इट्स नॉट कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इट इज बिकॉज द इलनेस इज सच कि वो अपने दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस बनाने लगते हैं कि आपको मालूम है कि मेरी हालत खराब होती है दारू पीने के बाद, आपको मालूम है कि भाई मेरे को लिवर का प्रॉब्लम हुआ है, आपको मालूम है कि मेरे को एसिडिटी होती है, आपको मालूम है कि बीवी गुस्सा करती है, या जो भी प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते और दिमाग उसी चीज की तरफ जाने लगता है। तो इस चीज को हम प्री ऑक्यूपेशन बोलेंगे कि ज्यादातर टाइम, एनर्जी और पैसा सब कुछ दारू को लाने, दारू को पीने और अगली बार दारू कब मिल सके उस चीज के सोचने में चले जाते हैं। और इस स्टेज में एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं क्रेविंग। अभी क्रेविंग नाम, क्रेविंग शब्द आपने सबने सुना होगा। क्रेविंग दो प्रकार की होती है। ओके, क्रेविंग अभी नॉर्मली भी हमको हर चीज के लिए होती है, जैसे किसी को मीठे की क्रेविंग हो गई, या किसी को कुछ अच्छे खाने की क्रेविंग हो गई, या किसी को कोको कोला पीने की क्रेविंग हो गई, चॉकलेट की क्रेविंग हो गई। क्रेविंग हर चीज की होती है, लेकिन दारू की क्रेविंग ऐसी क्रेविंग जो बन जाती है वो एडिक्ट के अंदर इस प्री ऑक्यूपेशन की वजह से बनती है। डे वन पे नहीं होती क्रेविंग, धीरे 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 चेंजेस होने लगते हैं, उस हिसाब से क्रेविंग डेवलप होती है। अब क्रेविंग दो प्रकार की होती है, एक है मेमोरी एसोसिएटेड क्रेविंग, एक है स्ट्रेस एसोसिएटेड क्रेविंग। मेमोरी एसोसिएटेड क्रेविंग वो होती है जो आपने अपनी जिंदगी में भी देखा होगा कि भाई कभी वाइन शॉप से गुजरे तो वो दिन याद आ जाएंगे, अरे यार मैं अपने दोस्तों के साथ हम इसी वाइन शॉप से लेते थे, और या ऐसे ही कोई वाइन शॉप से लेकर हम बैठते थे पीते थे। तो सडनली वो मेमोरी एक ट्रिगर हुई और क्रेविंग आई मन में, ये पहली चीज हुई। और दूसरी होती है स्ट्रेस एसोसिएटेड क्रेविंग। स्ट्रेस एसोसिएटेड क्रेविंग मतलब क्या कि भाई अभी इंसान स्ट्रेस में, बीवी कुछ तो बोल रही है, या हस्बैंड कुछ बोल रहा है अपने को, एंड लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में कुछ ये हुआ, या काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, नींद नहीं है, जो भी किसी भी कारण के वजह से स्ट्रेस हो रहा है इंसान को, तो वो स्ट्रेस सिस्टम्स अपने ट्रिगर हो जाते हैं और उसके बाद क्रेविंग आती है। अब ये क्रेविंग के बारे में मैं क्यों इतना बता रहा हूँ आपको कि क्रेविंग इज अनदर एरिया जहां पर डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये अगर आप ये पूरा साइकिल समझते हो कि शुरुआत होती है फॉर द डोपामीन, धीरे धीरे अपना ग्लूटामेट बढ़ता है, ग्लूटामेट बढ़ता है तो इसके वजह से अपना क्वांटिटी बढ़ने लगती है, इसकी वजह से टॉलरेंस बढ़ने लगता है। अब ब्रेन में चेंजेस होने लगते हैं जिसके वजह से नहीं पिया तो विड्रॉल होगा, तो अब विड्रॉल ना हो इसलिए पीने लगे हो, और जितना कंटिन्यूअस पीने लगे हैं उसके बाद ब्रेन में प्री ऑक्यूपेशन या इंसेंटिव सेलियंस बनने जाती है। उसके बाद ब्रेन के अंदर चेंज ऐसे हो चुके हैं कि भाई दारू सबसे ऊपर, बाकी सब सबसे नीचे। ओके, सो दिस इज द बेसिक, वेरी, मैंने बहुत ही इसको सिंप्लीफाई किया है, बिना टेक्निकल करे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर अब हम सबको ये चीज समझ आती है तो आगे हम बिग बुक के चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, यस, सो मैंने अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है। एंड यस, सो बिग बुक का चैप्टर जो डॉक्टर्स ओपिनियन है, ओके, उस चैप्टर के अंदर ना एक बहुत शुरू में ही एक बहुत अच्छी चीज कही है कि एन एडिक्ट हैज एलर्जी टू अल्कोहल। ओके, अभी ऐसे अगर इसको बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़ेंगे तो लगेगा अरे यार इट मेक्स जीरो सेंस कि एलर्जी कैसे हो गई, बट वेन यू पुट थॉट इन टू इट, जब आप इस चीज को गौर से सोचो, दिमाग लगाओ, तब समझ आता है यार हाँ मेक्स सेंस। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया उस बार में 100 लोग हैं, 100 में से 98 अगर दारू पियेंगे उनको कुछ नहीं होगा, अगले दिन काम पर जा पाएंगे। लेकिन एडिक्ट वैसा जो होगा, जो अगर दारू एक भी दिन पिया, एक ड्रिंक भी पिया, तो उसको अगले दिन भी लगेगी, अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन, उसका साइकिल ट्रिगर हो जाने वाला है। जो एक बूंद भी अगर अंदर गई तो उस एडिक्ट के लिए जो प्रॉब्लम होगी वो बाकी 98 99 लोगों के लिए नहीं होने वाली। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन एलर्जी। के मान लीजिए किसी को किसी एक फूड पदार्थ की, फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल की एलर्जी है, और
आप सब देख रहे हो कि आपके सब दोस्त पाइनएप्पल खा रहे हैं, लेकिन आप नहीं खा सकते हो, आपको भी वही सेम चीज मालूम, अगर पाइनएप्पल खाया तो गड़बड़ हो जाएगी बॉडी में। सिमिलरली बाकी आपके सब दोस्त आप देखोगे कि अरे यार वो 2 ड्रिंक पे रुक सकते हैं, या एक एक रात पीकर वो अगले दिन नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन फॉर एन एडिक्ट दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई उन्होंने ये टर्म यूज की है, एलर्जी टू अल्कोहल। ओके, ओके। दूसरी चीज इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कही है, जितना जो मुझे समझ पड़ा चैप्टर के बारे में, कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का व्यू जो है कि भाई ये एक मेडिकल बीमारी है, तो हमें डॉक्टर का साथ लेना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक मेडिकल बीमारी नहीं, ये ओवरऑल बीमारी है एडिक्ट के लिए। सो सिर्फ डॉक्टरी या सिर्फ एए या सिर्फ एक चीज से नहीं होने वाला, ये चीज इस चैप्टर में भी लिखी है। तो उन्होंने कहा है कि फेवर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर एन अल्कोहलिक हु इज जिटरी एंड बी फॉग्ड। अब मैंने वो जो आपको स्टेजेस बताए थे उसमें यस किसी ने तो हाथ ऊपर किया है। सर हाउ विल डिफाइन दिस बिंज ड्रिंकिंग इन दिस? बिंज ड्रिंकिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? सात्विक जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि जरा सेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे प्लीज, यू डोंट माइंड। Yes, so I will define binge drinking for you. What we'll do is हम ना अभी इट्स गोइंग, मेरे को 10-15 मिनट लगेंगे ये सब एक्सप्लेन करने को, और एक बार ये हो जाता है फिर आप और हम सब एक डिस्कशन कर सकते हैं। आपके जो पर्सनल डाउट्स जो भी हो वो आप मुझे पूछिए, मैं डन अपनी डन डन। ओके ओके पूरी ओके कोशिश सर। करूंगा आंसर करने को। हाँ, यस। सो मैं कह रहा था कि फेवर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अल्कोहलिक हु इज जिटरी एंड बी फॉग्ड। इसका मतलब आपने वो जो स्टेजेस देखे थे उसमें जो सेकेंड वाला स्टेज था जिसको हम विड्रॉल स्टेज कहते हैं, उसमें 2 प्रकार के विड्रॉल होते हैं। एक ऐसा विड्रॉल जो माइल्ड होता है, ट्रेमर्स होते हैं, चिड़चिड़ापन, नींद में गड़बड़, वो घर पे मैनेज हो जाता है। ओके, 99.5 या 99.9% भी मैं बोलूँ तो सारे विड्रॉल वैसे ही होंगे, लेकिन 0.1 या मे बी 0.5% विड्रॉल ऐसे होंगे जिसमें गड़बड़ हो जाएगी। अभी गड़बड़ हो जाएगी मतलब क्या हो रहा है, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ट्रेमर्स है, बिल्कुल खा पी नहीं पा रहे, एग्रेसिव हो चुके हैं, शायद अकड़ी आ चुकी है। और ये वर्ड बी फॉग्ड मतलब जो अपने दिमाग का जो थिंकिंग है उसमें फॉगिंग आने लगेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो एए और बिग बुक ने परमिट किया है कि भाई हॉस्पिटलाइजेशन भी कर सकते हो। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ये नहीं कि भाई आपको लेकर भर्ती कर देंगे और अभी 3 महीने अस्पताल में ही रहोगे, ऐसा नहीं होता। यूजुअली विड्रॉल को 5 से 10 दिन लगता है सेटल होने को, जिसके बाद आप आगे के स्टेप्स ले सकते हो। सो ये बिग बुक में परमिट किया गया है। और जो दूसरी चीज मैंने बताई थी कि जो ग्रीन वाला सेक्शन था क्रेविंग के बारे में, ये बिग बुक और जो डॉक्टर्स चैप्टर है वो ये कहता है कि हेल्प हिम गेट फ्री फ्रॉम द फिजिकल क्रेविंग्स। सो ये जो अल्कोहल के बारे में या किसी भी नशे के बारे में जो क्रेविंग्स होती है उससे भी फ्री होने के लिए हम मदद कर सकते हैं लोगों की। अब क्रेविंग्स जो मैंने बताई, मेमोरी रिलेटेड क्रेविंग्स एंड स्ट्रेस रिलेटेड क्रेविंग्स। स्ट्रेस रिलेटेड क्रेविंग का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा कि भाई स्ट्रेस को ही हमको कम करना है। ओके, सो अगर कोई एंशियस है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, कोई डिप्रेस्ड है या कोई और मानसिक तकलीफ से जूझ रहा है, तो उसकी वो मानसिक तकलीफ को ठीक करके स्ट्रेस लेवल कम किया तो क्रेविंग्स कम होगी। जो मेमोरी रिलेटेड क्रेविंग्स है उसके लिए एंटी क्रेविंग मेडिकेशंस भी अवेलेबल है। अभी ये एंटी क्रेविंग मेडिकेशंस में आपने नाम सुने होंगे, शायद कोई ऑलरेडी ये दवाइयां ले रहा होगा। एकैम्प्रोसेट करके एक नाम है, नाल्ट्रेक्सोन करके दूसरा नाम है, बैक्लोफेन करके तीसरा नाम है। ये 3 दवाइयां हैं जो क्रेविंग कम करने में मदद करती है। अब यहाँ पर कैवियाट एक आता है कि भाई ये मदद करती है, जरूरी नहीं है कि आप ये दवा लोगे और 100% क्रेविंग कम हो जाएगी। सो ये डाउट मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बट येस, स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड उसमें ये पाया गया है कि भाई अगर ये दवाई लेते हैं तो
जो इनिशियल एब्सटिनेंस पीरियड, जो इनिशियल रिकवरी पीरियड होता है, जहाँ पे क्रेविंग सबसे ज्यादा होती है, उसमें मदद मिल जाती है। आपकी जो एफर्ट आप डालने वाले हो अपने एब्सटिनेंस में, उसमें आपको मदद मिलती है। ये हो गई एंटी क्रेविंग मेडिकेशंस। एक दूसरी दवा का आपने नाम सुना होगा किसी ने, तो उसका नाम है डाइसल्फिराम या एंटब्यूज। वो अलग मेडिकेशन है। अगर किसी को एक्सेस इंफॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर, तो इसके बाद हम उस पर भी शेयर कर सकते हैं। एंटब्यूज और एंटी क्रेविंग अलग है, ये मुझे शेयर करना है। ओके, यस। सो एक और बहुत अच्छी चीज जो इस चैप्टर में मेंशन की गई है कि भाई अभी ये बीमारी है, ओके नाउ किसी को बुखार हुआ तो 4 दिन की दवाई ली, 5 दिन का कोर्स किया अपने डॉक्टर के पास से, और बुखार ठीक हो गया। बट अल्कोहलिज्म ऐसी बीमारी है जो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। तो द वर्डिंग्स आर, इट कैन नॉट बी परमानेंटली इरेडिकेटेड बाय एनी ट्रीटमेंट, सो वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। अब यार ये तो बहुत डिफिकल्ट बात हो गई कि सुनने के लिए कि भाई वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, ऐसा क्यों? मैं तो दवाई भी ले रहा हूँ, मैं तो मीटिंग भी जा रहा हूँ, तो मेरा इलाज कब होगा? आप बीमारी को समझो। ओके, बीमारी ऐसी नहीं है कि ये एक बार बुखार आया और खत्म हो गया। अल्कोहल ने पूरे इतने सालों से आपके ब्रेन के अंदर जो चेंजेस बनाए हैं, ओके, तो आपको वो चेंजेस रिवर्स करने के लिए सालों साल लग जाएंगे। और सालों साल भी हो गए, उसके बाद भी वो आपका जो ब्रेन होगा वो बैक टू स्क्वायर वन नहीं होगा। ओके, सो मान लीजिए ये ब्रेन है आपका, इसके ये व्हाइट कलर का है। ओके, आप सब देख पा रहे हैं क्या व्हाइट कलर? ओके, सो किसी ने दारू पीना शुरू किया फ्रॉम द एज ऑफ 20 की उम्र से 40 की उम्र तक दारू पीने लगे, और 40 की उम्र पे छोड़ने का देखा। तो ये व्हाइट कलर का जो ब्रेन है, इसके अंदर चेंजेस होकर मे बी ये जो व्हाइट है ये थोड़ा ग्रे कलर का हो जाएगा। ओके, डार्क ग्रे कलर का हो गया। अभी 40 की उम्र पे उस इंसान ने दारू छोड़ा, और फिर ए के मदद से, डॉक्टर की मदद से, अपने आप पर काम करके, इन्वेंट्री लेकर, सब कुछ कर कर करके उन्होंने बहुत मेहनत की अपने आप पर। ओके, अभी मान लीजिए 2 साल क्लीन है वो, एंड उन्होंने बहुत मेहनत की, मीटिंग्स में भी रेगुलर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो क्या ये ब्रेन जो डार्क ग्रे हो गया था वो व्हाइट हो जाएगा? नहीं, जो डार्क ग्रे हुआ है वो डार्क ग्रे से लाइट ग्रे होगा, पर व्हाइट कभी वापस नहीं होगा। सो इसका मतलब ये है कि भाई वो ब्रेन एक एडिक्ट का ब्रेन रहेगा। तो मान लीजिए 10 साल बाद भी कहीं वाइन शॉप से गुजर रहे हैं तो वो क्रेविंग आने के चांसेस हो जाएंगे। वो जो विचार जो मैं कह रहा हूं कि एक बार भी अगर एक बूंद भी उन्होंने अल्कोहल लिया तो वही जो साइकिल है वो फिर से शुरू हो जाएगी। सो बाकियों जैसे कन्वर्ट हो जाना वैसा पॉसिबल नहीं रहेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये एलर्जी टू अल्कोहल एंड कंप्लीट एब्सटिनेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि एक भी बूंद अंदर गई, या ऐसे सोचने लगे भाई मैं 2 3 4 साल क्लीन हूं, अभी मैं एकदम ठीक हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा बहुत पी के एंजॉय कर सकता हूं, वो चीज चलती नहीं। क्योंकि अभी भी ब्रेन तो आपका वही एडिक्ट वाला है। आपकी लाइफ बेहतर हो गई है लेकिन ब्रेन अभी भी सेम है, और ब्रेन का तो हम कुछ नहीं कर सकते, चेंज वेंज नहीं कर सकते। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। So what is the solution? Okay, एक कहावत है कि you cannot will yourself to recovery, but you have to be willing for recovery। मतलब सिर्फ विल पावर काम नहीं आने वाली, आपको विलिंग होना है रिकवरी के लिए। अभी विलिंग होना रिकवरी के लिए क्या लगने वाला है? एक टोटल साइकिक चेंज, जो इस चैप्टर में भी कहा है कि भाई ये बीमारी में से ठीक होना है तो एक देयर हैज टू बी अ साइकिक चेंज, a change in your mentality, a change in your mentality going from the addict's mentality to a recovery mentality। now addict's mentality और recovery mentality में poles apart का difference है। एक सफेद है तो दूसरा काला। तो अगर जो सफेद विचार है, जो सफेद जिंदगी है, जिसने प्रॉब्लम किया है, तो अब पूरा जिंदगी को चेंज करके काले के तरफ जाना है, जहां से इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो सके।
तो सोल्यूशन में क्या आएगा? सोल्यूशन में आएगा कि अगर विड्रॉल्स आ रहे हैं, क्रेविंग हो रही है, बाकी कोई स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसका अच्छे से इलाज करना है। তুমি ওটা কি করেছো? মানে দেখলে ঠিক আছে নাকি শরীরটা? यस, सो जो विड्रॉल है, क्रेविंग है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका इलाज करना है। अगर अपने विचारधारा में प्रॉब्लम है तो उसके लिए थेरेपी करनी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो बोलते हैं वो करनी है। मोटिवेशन कम है तो मोटिवेशन बढ़ानी है, उसके लिए भी अपने जो डॉक्टर्स होते हैं, पीयर काउंसिलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी मदद लेनी है। और अपने ए की जो फेलोशिप होती है उसकी भी मदद लेनी। फेलोशिपिंग में जो सारे आपके जो 12 स्टेप्स है, वो 12 स्टेप्स से भी जो ब्रेन में चेंजेस आते हैं वो बहुत 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 जरूरी है। तो सारे मिलकर आपको मदद कर पाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज ये जो चैप्टर है और ये जो अभी मेरी भी लर्निंग है, उसका बॉटम लाइन यही है कि भाई सिर्फ एक चीज से मुश्किल होगा। अगर सारी जितने भी चीजें हैं उसकी सबकी मदद लोगे तो आपका प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा एंड थोड़ी क्या कहते हैं, सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एंड आई थिंक विद दिस आई विल एंड द थियोरेटिकल डिस्कशन एंड इसके बाद अभी प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम बात करते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे पूछ सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से आंसर करने की। थैंक यू। मुकेश भाई, रिकॉर्डिंग ऑन रहने देना, रिकॉर्डिंग नहीं हटाना अभी। लेट पीपल रेज द क्वेश्चन है। दूसरे जो भी भाई का कोई सवाल हो तो आप काइंडली आगे आए दोस्तों। सतीश भाई का जी, राजेश भाई प्लीज। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे डॉक्टर सलवा से अपॉइंटमेंट चाहिए, जाकर पर्सनली बैठकर उनसे बात करने की इच्छा हो, जो उनकी शेयरिंग सुनी है मैंने आज नए तरीके से सुनी है, डॉक्टर ओपिनियन को और डिजीज को, तो हाउ इट इज पॉसिबल? कैन आई रिस्पॉन्ड सुधीर जी? Yeah, जी sure, sir. प्लीज। Now, all replies have to come from you, sir. ओके, परफेक्ट। सो राजेश जी, थैंक यू। आई फील गुड कि आपको मैंने जो कहा वो अच्छा लगा। मैं मेरे कांटेक्ट डिटेल्स सुधीर जी से शेयर कर देता हूँ। आई थिंक ग्रुप में इफ पॉसिबल वो पास ऑन कर देंगे एंड हुएवर वांट्स टू टेक हेल्प फॉर देयर पर्सनल, जो भी अपने पर्सनल इश्यूज के लिए बात करनी हो तो बेझिझक हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं और आगे ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सतीश सात्विक भाई का हैंड रेज है। सात्विक भाई प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज रोमल, आई एम एन अल्कोहलिक। सर एक चीज बताओ, दो चीज। पहला तो एंटी अब्यूज का बता देना, डाइसल्फाम एंड ऑल, व्हाट आर द यूजेस एंड हाउ इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अ पेशेंट। सेकंड, जो मैंने आपसे पूछा था, बिंज ड्रिंकिंग को कैसे डिफाइन करेंगे आप? ओके, और थर्ड क्वेश्चन इज, देयर इज अ बुक कॉल्ड लिविंग सोबर फ्रॉम ए इटसेल्फ, which says once we are cured, it means I know this is incurable disease, but that A book defines this disease as curable. Cure word बहुत बार यूज हुआ है उस बुक में. How you will define that? ओके। सो आपका पहला सवाल था डाइसल्फिराम के बारे में। सो डाइसल्फिराम एक थोड़ी अलग दवाई है, ओके, इन द सेंस कि वो क्रेविंग कम नहीं करती। तो अगर मान लीजिए आप डाइसल्फिराम ले रहे हो तो आपकी क्रेविंग कम नहीं हो जाएगी। तो ओनली व्हाट डाइसल्फिराम डज वो समझना जरूरी है। अभी अल्कोहल इंसान लेता है, ओके, वो अल्कोहल पेट में जाता है, पेट से अब्जॉर्ब होता है, फिर लिवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म होके फिर ब्रेन की तरफ जाता है। अब ये डाइसल्फिराम दवा ना अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म को रोक लेती है। तो किसी ने मान लीजिए 1 क्वार्टर शराब पी, 1 क्वार्टर शराब मेटाबोलाइज होके ब्रेन में जाकर असर होकर पेशाब से निकल जाती है यूजुअली। पर जो अगर डाइसल्फिराम ले रहे हो तो ये जो शराब है ये मेटाबोलाइज ही नहीं होगी।
तो अगर जो उसका एक मेटाबोलाइट जो होता है बॉडी में वो रहता है, अल्कोहल नहीं। और वो मेटाबोलाइट बॉडी में पूरी धमाल कर देता है। मतलब क्या होने लगेगा कि भाई उल्टी होने लगेगी, नौशिया होने लगेगा, एसिडिटी होगी, धड़कन तेज हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, चक्कर आने लगेगा, किसी किसी केसेस में तो अकड़ी वगैरह भी आ सकती है, और बहुत रेयर केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज को डाइसल्फिराम अल्कोहल रिएक्शन कहते हैं। अभी इसका फंडा क्या है, ये चलती कैसे है दवा? इंसान को मान लीजिए अभी तवा गरम है, ओके, गरम तवे पे हमने हाथ रखा तो चटका लगता है, बराबर। अभी वो चटका लगा तो इंसान को समझ, अरे यार ये तवा गरम है, मुझे हाथ नहीं रखना। सिमिलरली डाइसल्फिराम भी उसी हिसाब से काम करती है कि भाई आप डाइसल्फिराम अगर दवाई ले रहे हो और उसके ऊपर अल्कोहल लिया तो हालत खराब हो जाएगी। तो भाई अगर मैं दवाई ले रहा हूं तो मैं अल्कोहल ना लूं, ये इसका फंडा है। अभी ये दवाई काम करती है कि नहीं करती, दैट्स समथिंग जो आई थिंक पर्सनल ये होगा। रिसर्च जो कहती है ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड ये दवाई काम करती है, इसीलिए ये FDA अप्रूव्ड है। डाइसल्फिराम किसको लेना चाहिए? उसी को जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो अल्कोहल छोड़ने के लिए। अगर थोड़ा भी मन में गुंजाइश हो कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि कैसे हो पाएगा, देन प्रोबेबली डाइसल्फिराम इज नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर यू। देन बाकी जो अदर एंटी क्रेविंग मेडिकेशन है वो ज्यादा सेफ होंगे आपके लिए। ओके, सो दिस इज डाइसल्फिराम नंबर 1। नंबर 2, बिंज ड्रिंकिंग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बिंज ड्रिंकिंग के ना एक्चुअली अगर आप देखते जाओ तो प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है। सो अगर ले भाषा में कहूँ तो अपनी जो नॉर्मल क्वांटिटी है, से मान लीजिए आपकी नॉर्मल क्वांटिटी रही या अपनी भी नॉर्मल नहीं, आप इन जनरल हम 100 लोगों की एवरेज आउट करें नॉर्मल क्वांटिटी, तो लोगों ने निकाली है कि भाई फीमेल्स के लिए 5 ड्रिंक और मेल्स के लिए 6 ड्रिंक ओवर कोर्स ऑफ 1 वीक। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लमेटिक क्वांटिटी हुई। अभी उतनी ही क्वांटिटी अगर हो गई और आप एक ही दिन में या एक ही सिटिंग में उतनी निकाल लेते हो, then that would probably be known as binge drinking, although there are no proper definitions available for it. अगर binge pattern को हम देखते हैं तो कैसे यूजुअली क्या समझ आता है कि जो कॉर्पोरेट्स में होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं जो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सैटरडे या फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे नाइट जब पार्टी करते हैं तब फिर कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। मतलब नॉर्मली स्पीकिंग अगर एक टाइम पर बैठकर वो एक क्वार्टर पीते होंगे तो बिंज एपिसोड जब होगा तब 2 3 4 क्वार्टर भी हो जाएगा। एंड उसके साथ बिंज में ये भी होता है कि बाकी सब ड्रग्स का मिक्सिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज हाउ आई वुड डिफाइन बिंज। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन। यस, सॉरी टू डिस्टर्ब, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। मेरा क्वेश्चन था बिंज ड्रिंकिंग फॉर आई एम क्लीन फॉर मोर देन एन ईयर, बट जो मेरा पैटर्न था दैट वाज 6 मंथ में 1 टाइम। तो वहां पे क्रेविंग नहीं था और प्री ऑक्यूपेशन नहीं था। देन व्हाई ए पर्सन गोज इनटू बिंज ड्रिंकिंग? so there was no craving, there was no preoccupation. Okay, Yeah, because once in a 6 month or a year maybe, I was drinking for last 27 28 years. But साल में एक बार या 2 बार, बट बिंज वाज लाइक बिंज 4 5 7 डेज तक कंटिन्यूस चलता था। तो दैट वाज माय पैटर्न। So why How were do you you define this? so exactly my point, right? So why were you not able to stop on the first day after the Yeah. binge? Yes. So that's where the changes in addiction come, right? You said कि आप 25-28 साल तक you were consuming and then you were clean for 6 months and then जो episode हुआ वो binge हुआ, correct? जी। So अगर मान लीजिए एक नॉन एडिक्ट की हम बात लेते हैं और उन्होंने 6 मंथ तक दारू नहीं पिया और उन्होंने फिर एक दिन पार्टी करी, उसमें बिंज एपिसोड हो गया, उसके बाद अगले दिन बिंज नहीं होगा, अगले दिन वो रोके रह पाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन एन एडिक्ट एंड अ नॉन एडिक्ट इज दैट कि स्टेइंग स्टॉप्ड ऑन द नेक्स्ट डे इज डिफिकल्ट इवन इन एन बिंज एपिसोड। तो 4-5 दिन के बाद आप रुक जाओगे फॉर वट एवर रीजन, बट ऑन द नेक्स्ट डे यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप। Got it. Okay. And the third question was about the word cure, is it? Yeah. It's defined in a book called Living Sober. Okay.
सो आई टू बी वेरी ऑनेस्ट सात्विक, मैंने वो बुक नहीं पढ़ी अभी तक. इट्स ऑन द लिस्ट ऑफ थिंग्स आई वांट टू रीड. So I don't think I can comment on it now. Maybe next time when I've also read the book, I will be able to answer better. Sure. Okay. Thank you. Yes. नेक्स्ट सागर कामले जी का हैंड रेज है. सागर जी, आप प्लीज अपना प्रश्न रखें. धन्यवाद सोमिल सर. मेरे छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है. वन वर्ड में आंसर मिल सकता है उसका. ये जो एलर्जी की हम बात करते हैं, ये एलर्जी बाय बर्थ होता है या फिर ज्यादा कंजम्पशन करते करते वो हमारे शरीर में जनरेट हो जाता है? ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है कि ये जेनेटिक है क्या? अगर मुझ में एलर्जी है तो वो मेरे बच्चे में जा सकता है क्या? और तीसरा एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि मैंने हम लोगों में एक कॉमन एक ये देखा है जो कि पैर हिलाना. सब लोग, मैं मैक्सिमम लोग ऐसा देखता हूँ कि बैठे बैठे पैर हिला रहे, हाथ हिला रहे, ये हिला रहे. इसका कोई इससे कनेक्शन है क्या? ओके. सो आप सागर जी, आपने जो क्वेश्चन पूछे बहुत एप्ट और बहुत वैलिड है. आई थिंक पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो दोनों एक ही साथ आंसर करूंगा. उसका जेनेटिक कंपोनेंट है. यस, डेफिनेटली है. ऐसा पाया गया है कि अगर माता पिता में से एक जन पीते हैं अल्कोहल तो बच्चे के पीने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अगर फैमिली में ज्यादा लोग, सपोज 3 लोग, पापा, अंकल और भाई पी रहे हैं तो छोटे भाई में पीने के चांसेस ज्यादा है. एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल. सो यस, देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट. ओनली थिंग इज कि ये जो जेनेटिक, इट्स लाइक डायबिटीज में भी हो गया ना. मान लीजिए माता पिता में से एक जन को डायबिटीज है तो बच्चे को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है. सो और ये जो डिजीजेज हो गए, अल्कोहल हो गया या एनी सब्सटेंस यूज प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये एक कोई जीन से नहीं आते. इसके बहुत सारे जीन्स होते हैं अक्रॉस योर एंटायर क्रोमोसोम. तो अगर अल्कोहलिज्म होगा कि नहीं, अल्कोहलिज्म के जीन्स प्रेजेंट होंगे. मान लीजिए 100 जीन्स प्रेजेंट है, ओके, एक इंसान के अंदर. अब ऐसा पॉसिबल है कि वो इंसान पूरी जिंदगी जाएगा और कुछ नहीं होगा, वो शायद एक बूंद भी ना छुए. ओके, ऐसा भी पॉसिबल है कि जीन्स सिर्फ होना से जरूरी नहीं है कि वो अल्कोहलिक बन जाएगा. लेकिन अगर वो जीन्स प्रेजेंट है उस इंसान के अंदर और इतनी प्रॉब्लम्स भी हो गई जिंदगी में, एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम हुई कि जो भी हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस से गुजरा है या दारू बहुत रेडीली अवेलेबल है या एनी ऑफ दोज थिंग्स. सो जेनेटिक्स के ऊपर एनवायरनमेंट दोनों हाथ मिल गए तब फिर वो डिजीज उठकर बाहर आता है. सो इट इज नॉट कंप्लीटली जेनेटिक, it is not completely environmental, it is a mixture of both those things. Okay, so I think that's the answer to the first two questions of yours. And तीसरा वाला, नहीं सर मेरा एक क्वेश्चन का नहीं, ये जो है वो अगर मुझ में है तो मुझ में बाय बर्थ है कि मैंने ज्यादा कंजम्पशन करने के बाद मेरे फिजिकल एलर्जी वो क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है. मैं वही बता रहा हूं कि आपके अंदर देयर वाज अ बाय बर्थ जेनेटिक लोडिंग. ओके, सो आपके मोहल्ले के 100 लोगों को पकड़ो, ओके, उन 100 में से आप और एक और जन को वो बाय बर्थ होने के चांसेस थे. अब आपके एनवायरनमेंट में आपके साथ ये जो हुआ, जो भी आप चीज से गुजरे होंगे जिसके वजह से दारू शुरू हुई और दारू इनिशियल डेज में चलती रही, वो चीज ने वो जो आपके अंदर के जो जीन्स थे उसको एक्टिवेट कर दिया है. अब वो जीन्स एक्टिवेट हो गए, उसके वजह से आपका कंजम्पशन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया. सो ये जो डिजीज है वो बढ़ते गया बिकॉज आपके जीन्स थे और वो एक्टिवेट हो गए. अगर वो जीन्स एक्टिवेट ही ना होते कभी तो डिजीज इतना बढ़ता ही नहीं. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. और तीसरा क्वेश्चन था ये पैर हिलाने का जो है ना, वो क्या उसका कुछ है कनेक्शन इससे? तो पैर हिलाना ना बहुत बार नॉर्मल कॉमन आदत भी होती है. बहुत बार एक थोड़ी रेस्टलेसनेस जो हम कहते हैं ना, बेचैनी, उसका हिस्सा होती है. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान को ADHD नाम की एक बीमारी हो
और वो बीमारी एडीएचडी के लक्षण भी हो सकता है वो, तो उसके लिए थोड़ा एक बार तपास कर ले तो बेहतर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट शिव भाई का हैंड रेज है। शिव भाई आप प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू मुकेश भैया। गुड आफ्टरनून डॉक्टर सर। मैं 2-3 मिनट लूंगा मेरा क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि कुछ हिस्ट्री आपको बतानी जरूरी है। मैं पिछले 10 मंथ से, आई होप आई एम ऑडिबल। यस यस यू आर। ओके ओके सर, मैं पिछले 10 मंथ से सोबर हूँ। अरे वाह, एक भी, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। थैंक यू सर, एक भी ड्रॉप अल्कोहल नहीं लिया है, और पिछले 2 महीने से मैंने स्मोकिंग भी नहीं किया है, और मैं जो ये निकोटेक्स वगैरह होती है वो भी बंद कर दी है मैंने, है ना। तो सर एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, वो अल्कोहल और दूसरे ड्रग एडिक्शन से आई है। मेरा फ्रेंड है डॉक्टर राहुल माथुर, चाइल्डहुड का, तो ही इज अ साइकेट्रिस्ट एंड वो मेरा इलाज कर रहा है। तो सर अभी मैं लोराजेपाम 2 mg ले रहा हूँ, और क्लोनाजेपाम 0.25 mg ले रहा हूँ दिन में 3 बार, और सर्टा 100 ले रहा हूँ, क्योंकि ओसीडी वगैरह के इश्यूज मैंने उससे शेयर करे थे, तो सर्टा 100 ले रहा हूँ सुबह 1 बार। पर अभी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है कि एक तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। मेरे डॉक्टर जो है, जो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे 2 चीज बोली थी सर, कि एक तो, क्योंकि वो मुझे जानता है बहुत टाइम से, तो उसने बोला था कि एक तो डॉक्टर मैं हूं, तू नहीं है, तो गूगल मत करना ये मेडिसिन जो मैंने लिखी है तुझे। और दूसरी चीज उसने मुझे बोली थी कि अपने मन से मत लेना ये मेडिसिन, जो 1 महीने का टाइम है, उसके बाद आके मुझे दिखाना। तो एक बात तो मैंने उसकी मानी कि मैंने गूगल नहीं करा इन मेडिसिन के बारे में कुछ भी, और दूसरी चीज मैं नहीं मान पाया कि रेगुलर विजिट नहीं कर पाया, वो बिजी था तो वो बिजी था, फिर ऐसे ही कुछ हुआ हम लोगों के बीच, और मैं मेडिसिन वो कंटिन्यू कर रहा हूँ जैसे उसने बोली है, ठीक वैसे ही मैं मेडिसिन का ओवरडोज भी नहीं कर रहा हूँ। पर सर अभी प्रेजेंटली मुझे 2 प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है कि, एक शिव जी, मेरे को आपको स्टॉप करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए, यस सर, आई अंडरस्टैंड कि आप कुछ डिफिकल्टी से गुजर रहे हो, पर ये मेडिसिन के बारे में डिस्कशन और ये पर्सनल जो चीज़ है, ये हम थोड़ा अलग से कर सकते हैं। अभी ये जो फोरम ओके, जनरल डाउट्स अबाउट अल्कोहल एंड डिजीज के बारे में करें तो थोड़ा बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं मेडिसिन के बारे में बात नहीं करता हूँ, पर मैं अभी जो 2 प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ उसके बारे में आप कुछ अगर बता सकें तो, जो भी आप सजेस्ट करेंगे। 2 प्रॉब्लम्स अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ वो ये है कि एक तो मुझ में पहले लेजीनेस खत्म हो गई थी, पर अब लेजीनेस आ रही है बॉडी में, थोड़ी लेथार्जिनेस आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि सर जैसे मैं मॉर्निंग में रेबियम डीएसआर लेता हूँ रेगुलरली, तो आजकल मैं भूलने लगा हूँ सर कि मैंने ली है कि नहीं ली है, मुश्किल से याद आ रहा है सर। ये 2 प्रॉब्लम्स अभी मैं फेस कर रहा हूँ। ओके, सो ये जो लेथार्जी, फॉरगेटिंग, लेजीनेस, ये सब जो है ना, आई वुड सजेस्ट शिव जी कि आप अपने जो डॉक्टर दोस्त हैं उनसे एक बार मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए। उनको आपकी पूरी हिस्ट्री फ्रॉम A to Z पता होगी, दवाइयाँ भी उन्होंने चालू की है। सो यस मेरे सर, पार्ट पे अच्छा नहीं होगा कि मैं आपको इस चीज़ पे एडवाइस करूँ। सो आप आपके डॉक्टर साहब से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे शेयर कीजिए। देखिए, ऑलमोस्ट सब डॉक्टर जो होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम सुनकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे आपकी। सो एक बार बात कर लीजिए उनसे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हैंड रेज आकाश भाई का, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेडिकल के बारे में कुछ बात करना हो तो डॉक्टर साहब का नंबर हम लोग ले लेंगे, आप चाहें तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे इस सेशन को काइंडली हमारे अल्कोहलिज्म के ऊपर रखें। थैंक यू सो मच। आकाश भाई आप प्लीज अपना सवाल रखें। सॉरी मुकेश भैया, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग। नो 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 प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है, मैं एक शराबी हूँ।
हेलो डॉक्टर। हाय आकाश। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम काफी सालों तक जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जैसे मेरा अल्कोहलिज्म पीरियड ढाई 3 साल का रहा है कंटिन्यूअसली। और मेरे भाई भाई जैसे आप ही बताते हैं, कोई 20 साल का रहता है, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में। तो ये अल्कोहल के वजह से ब्रेन में ऐसे क्या क्या चेंजेस होने के चांसेस है, मतलब क्या क्या चेंज होता है कि जिसकी वजह से हम काफी प्रॉब्लम्स, मतलब ये हमारी जिंदगी में जब अल्कोहल छोड़ते हैं तो काफी प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में आते हैं। तो वो कुछ केमिकल्स मर जाते हैं तो उसकी वजह से वो सोचने की क्षमता वगैरह ऐसी चली जाती है। आकाश, आपने मेरा सेशन शुरू से अटेंड किया क्या? हाँ, किया तो है। अच्छा, तो मैंने आई थिंक शुरू का जो 15 मिनट था वो आई थिंक वही एक्सप्लेन किया कि ब्रेन के अंदर चेंजेस क्या होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और फिर भी अगर कुछ डाउट लगता है तो मेरा नंबर रहेगा ग्रुप पर, फिर मुझे आप मैसेज कीजिए कि ब्रेन के अंदर एक्चुअली चेंजेस क्या होते हैं। ओके ओके। जी। थैंक यू आकाश भाई। नेक्स्ट हैंड इज निश्चया जी का है। निश्चया जी, आप प्लीज अनम्यूट करें। Okay. Hello, am I audible? यस ये हुआ। Okay, so thank you doctor for explaining things so well. मुझे ये पूछना था कि apart from alcoholic, जो फैमिली में नॉन अल्कोहलिक है, तो हमने जैसे देखा है कि डिजीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट उन पे भी पड़ता है, और बहुत केसेस में हमने देखा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ये चीजें भी होती हैं, बहुत सारे लोग मेडिकेशंस के लिए भी जा रहे हैं। तो आई वांटेड टू आस्क कि मतलब ठीक, एक चीज मुझे समझ आई, जैसे आपने आंसर दिया कि एनवायरनमेंट का काफी ज्यादा रोल है इसमें, मुझे लगता है जेनेटिक। तो मैं एक तो ये पूछना चाहूंगी कि उसमें जेनेटिक पार्ट कितना प्ले कर रहा है। दूसरा कि जो चेंजेस ब्रेन में हैं, क्या वो बाकी लोगों के भी होते हैं, या वो सिर्फ एल्कोहलिक के साथ ही है, या हमारे साथ सिर्फ वो एनवायरनमेंट का ही इतना ज्यादा रोल हो रहा है? लाइक उधर कैसे अफेक्ट कर रही हैं चीजें, ये जानना चाहूंगी। ओके। सो जेनेटिक्स का कितना रोल है, एनवायरनमेंट का कितना रोल है, ये आज की तारीख में अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है पता लगाने के लिए। सो करंट अंडरस्टैंडिंग इज कि भाई जेनेटिक्स का भी रोल है और एनवायरनमेंट का भी रोल है, किसका कितना वो एट दिस पॉइंट वी डोंट नो। सेकेंड थिंग, आप जो ब्रेन चेंजेस होते हैं, अभी देखिए, आप अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो आपके ब्रेन के अंदर अल्कोहल रिलेटेड ब्रेन चेंजेस होंगे। कोई अगर कोकेन ले रहा है तो उसके अंदर कोकेन रिलेटेड चेंजेस होंगे। कोई अगर कैनबिस ले रहा है तो उसके अंदर कैनबिस रिलेटेड चेंजेस होंगे। कोई अगर एंजाइटी का पेशेंट है तो उसके अंदर एंजाइटी के चेंजेस होंगे। कोई ओसीडी का पेशेंट है तो ओसीडी के चेंजेस होंगे। तो जैसा प्रॉब्लम वैसे ब्रेन चेंजेस होते हैं अंदर। ओके, मतलब वो सब्सटेंस वाले नहीं होंगे जब तक हम सब्सटेंस कंज्यूम नहीं करें, कर लेकिन बाकी जो हमारी साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं वो इम्पैक्ट इक्वल ही हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इट कैन इम्पैक्ट, यस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जीवन भाई। हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो। मैं पूछना चाह रहा था कि ओसीडी और ये अल्कोहलिज्म के बीच में कोई रिलेशन, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ओसीडी एंड अल्कोहलिज्म? अल्कोहल से क्या इन दोनों का कोई, क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैं जानना चाह रहा था। जितना मेरा अंदाजा है, देयर इज नो रिलेशनशिप एज सच। बट यस, अगर दोनों एक साथ होते हैं, जैसे मान लीजिए ओसीडी के पेशेंट अगर ठीक, अगर अल्कोहल भी लेते हैं और अल्कोहल का भी प्रॉब्लम है तो दिक्कत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इंसान को ओसीडी और अल्कोहल दोनों के प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट। ओसीडी की ट्रीटमेंट प्रॉपरली अच्छे से करानी है और अल्कोहल की ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली अच्छे से करानी है। ओके, थैंक यू। जी राणा भाई। Thank you, Sippy. Thank you, doctor. My name is Rana. I'm an alcoholic. Doctor, I just want to ask you, no thinking stage हो सकता है mind का? नो थिंकिंग स्टेज मतलब? Means all the thinking is created by my mind. So mind cannot differentiate the thinking is whether it is negative or positive. So it is creating thinking. So I just want to ask you कि
कोई थिंकिंग ही नहीं होगा माइंड में, ऐसा होता है क्या? वो एक ही टाइम पे होता है लाइफ में, जब इंसान मर जाता है। सो जिंदा इंसान में नो थिंकिंग इज नॉट पॉसिबल रहना। सो दैट्स वाई ये जो पूरा प्रोसेस है, राइट, ए का भी प्रोसेस वही है कि आपकी थिंकिंग चेंज करनी है। जो आपकी अल्कोहलिक वाली थिंकिंग है वो चेंज कर कर उसको रिकवरी की थिंकिंग में शिफ्ट करना है। अगर थिंकिंग बंद कर पाते तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होता, हम लोग सब यहाँ होते ही नहीं। सो व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज चेंजिंग एंड करेक्टिंग द थिंकिंग। Thank you so much, doctor, for your answer. Thank you. I'm grateful to you and grateful to my loving God. Thank you. Thank God. थैंक यू। नेक्स्ट एंड्रेस दिनेश भाई का। दिनेश भाई प्लीज अनम्यूट करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं देवड़ा, मेरा नाम दिनेश है सर। हाय दिनेश। मैं पूछना चाह रहा था कि मैं तो दारू से भी 8-9 साल हो गए शराब से दूर हूँ, लेकिन सर ये निकोटीन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये निकोटीन से छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए कुछ क्या कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सजेशन देंगे आप? दिनेश जी, आप जो नाव में हो वो नाव में बहुत लोग हैं कि बाकी सब नशे छूट गए लेकिन निकोटीन नहीं छूट पाता। पाया गया है कि दुनिया में कि भाई निकोटीन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, दारू से भी ज्यादा डिफिकल्ट है छोड़ने के लिए। ये ग्लोबल स्टडीज ने पाया गया है। सो निकोटीन छोड़ना पहली बात तो बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अभी अपने पास साधन अवेलेबल है निकोटीन के लिए। तो अभी निकोटीन रिप्लेसमेंट गम्स, पैचेस वगैरह अवेलेबल है, दवाइयाँ भी कुछ अवेलेबल है, और उसके साथ आपका सेल्फ डिसिप्लिन, अगर कुछ एंजाइटी या बाकी कोई प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से स्मोकिंग कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन, वो सब का साथ मिलकर फिर निकोटीन छोड़ने की मदद कर सकते हैं। ऑल्दो ये मुश्किल है, इजी नहीं है, बट पॉसिबल डेफिनेटली है। जी थैंक यू सर। आपका नंबर मिल सकता है सर? जी जी जी, मैं प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग सब ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, पर्सनली बात कर लेंगे सर डिटेल में। ओके चलेगा। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट एंड्रेस प्रमोद जी का। प्रमोद जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, थैंक यू जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं प्रमोद शराबी बोल रहा हूँ। नमस्ते। और मैं, हाँ जी, थैंक यू। मैं 9 साल से अभी सोबर हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो जब भी मैं बिग बुक पढ़ता हूँ और डॉक्टर्स ओपिनियन जब भी मैं पढ़ता हूँ, तभी एक साइकिक चेंज ऐसा एक वर्ड आता है, शब्द आता है वहां पे। तो वो शब्द से लेके मुझे अपने आप में मैं ये समझ जाता हूँ कि मैं पहले से ही पागल हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर पागल नहीं हूं तो फिर ये साइकिक चेंज ये ऐसा क्यों बोला है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे अंदर से कंफ्यूजन है सर। आप प्लीज जरा बोलिएगा इसके बारे में। थैंक यू। प्रमोद जी, आप पागल नहीं हो। पहली बात तो मैं सब बताता हूँ आपको और पूरे ग्रुप को कि आप पागल नहीं हो। पागल, मेंटल, ये सब शब्द हमें नहीं यूज करने चाहिए। क्या होता है कि ये सब सुनते हैं ना, तो उसके बाद लोग ट्रीटमेंट लेना पसंद नहीं करते और डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। तो ये सब शब्द मैं पसंद नहीं करता हूँ यूज करना। आप पागल नहीं हो, आप बुरे नहीं हो, आप बीमार हो। ओके, सो आई एम नॉट मैड, यू आर नॉट मैड, यू आर नॉट बैड, यू आर सिक। सिक मतलब बीमारी, मतलब अल्कोहलिज्म की बीमारी है आपको। ओके, अभी अल्कोहलिज्म की बीमारी के वजह से जो आपकी थिंकिंग है वो पूरी अल्कोहल रिलेटेड हो जाती है। तो ये जो साइकिक चेंज जो बताया है ना, ये इसका मतलब ये है कि भाई ये विचारधारा जो है वो बदलनी है अपने को। विचारधारा पूरी तरह बदलना, उसको साइकिक चेंज कहते। तो इसको कोई साइको पागल से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब पूरा विचारधारा फ्रॉम अल्कोहल रिलेटेड माइंडसेट टू रिकवरी रिलेटेड माइंडसेट, इसको चेंज करना है। तो इस चीज को ये कहते हैं। ओके सर, थैंक यू, गॉट इट। ओके। एक और सतीश जी का हैंड रेज है। सतीश जी, आप अपना सवाल रखें। Thank you, Mukesh bhai. Thank you, doctor, for your wonderful and powerful sharing, and thank you for being patient to answer all of our queries. Thank you.
आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड सर, ये जो बोलते हैं कि हैवी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, इसको रिकवर करने के लिए कितना दिन लगता है? मैंने इनिशियल डेज पे डॉक्टर ने काफी मुझे हफ्ते में 1 दिन का इंजेक्शन वगैरह बोला था और फिर कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी, लेकिन उसके बाद में भी अभी कुछ सालों के बाद में भी ये अभी भी मुझे लगता है पैर में मुंगी आना। सॉरी, ये थोड़ा सा मेडिसिन और डिजीज की तरफ जा रहा है, बट इफ यू कैन क्विकली आंसर माय क्वेरी, थैंक यू। तो अगेन सतीश, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। एंड इसमें कैसा रहता है कि भाई डैमेज के भी ग्रेड्स होते हैं। तो आपको जो अल्कोहल की वजह से डैमेज हुआ है वो दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन को, चौथे पर्सन को उतना होगा जरूरी नहीं है। तो एक तो ये समझना है कि भाई कितने हद तक डैमेज हुआ है, क्या डैमेज हुआ है। और अगर जो आप मूंगी वगैरह कह रहे हो, इट सीम्स लाइक न्यूरोपैथी। अभी न्यूरोपैथी मतलब जो नसें होती है ना बॉडी की, वो खराब होने लगती है। अगर नसें खराब होने लगती है तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है कि नस को वापस रीजेनरेट होना, ठीक होना बहुत लंबा प्रोसेस है। तो वो तो तकलीफ काफी लगती है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आपके जो डॉक्टर है, जो जिन्होंने आपको ट्रीटमेंट वगैरह की थी, उनको एक बार मिल के पूछिए कि भाई अभी भी मेरे को ये मूंगी वगैरह हो रहा है, तो इसका क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है। आई थिंक यू विल फाइंड सम बेटर आंसर्स टू योर पर्सनलाइज प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। और एक हैंड रेजर सुरजीत। सुरजीत भाई प्लीज अनम्यूट करें। Hello, I'm Surjit Alcoholic. Good afternoon, doctor. हाय डॉक्टर डॉक्टर मेरा एक है, मैं 11 मंथ हो गया मेरे को अल्कोहल छोड़े हुए, ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा जस्ट 3 महीना पहले ही अचानक से सोते वक्त ब्रेन सो गया। सुबह जब उठा तो मेरा दाहिना हाथ, दाहिना पाय काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो 3 दिन तो मैं समझा नहीं ये स्ट्रोक है बोल के। तो ये मैं वो ऐसे ही पड़ा रहा जो शायद कुछ लेने से हो जाएगा, कुछ दवाइयां लिया। तो फिर जाके डिटेक्शन हुआ ब्रेन स्ट्रोक है। बहुत सारा टाइम लगा, मैंने एडमिट भी रहा नर्सिंग होम में। डॉक्टर अल्कोहल का वजह से और मेरा इसका बाद से ओसीडी बहुत बढ़ गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सो स्ट्रोक के बाद से ओसीडी बढ़ गया है आपका? हाँ। ओके, सो ओसीडी अगर बढ़ गया है तो देन यू हैव टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। तो ओसीडी आपका कैसा है, किस प्रकार का ओसीडी है, कितना सीवियर है, क्या ट्रीटमेंट लगेगी, वो सब देखना पड़ेगा। स्ट्रोक के बाद भी और भी क्या भी चेंजेस आए हैं वो देख के समझने के लिए आई थिंक एक साइकेट्रिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए। मैं जो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहा हूँ, उनसे भी क्या ये डिस्कस किया जा सकता है? न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों ब्रेन को समझते हैं, लेकिन दोनों की ब्रेन की समझने की तरीका बहुत अलग होता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट आपको स्ट्रोक में मदद कर पाएंगे, लेकिन ओसीडी की समझ साइकेट्रिस्ट को थोड़ी ज्यादा होती है। ओके डॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, थैंक यू। तो अब मैं सुधीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सुधीर जी, आप कुछ शेयर करना चाहते थे? सुधीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जरूर जरूर, धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को। बहुत ही वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का है। भले ही हमें पहली बार हमें आज मौका मिला डॉक्टर को सुनने का। दिस इज व्हाट वाज टोल्ड बाय डॉक्टर देश पांडे कि वो इज इक्वली एक ही टीम में काम कर रहे होते हैं। तो दोनों के पास जो है, डॉक्टर्स के पास इंफॉर्मेशन वही रहती है जो एक अल्कोहलिक को जरूरत होती है। और इसीलिए डॉक्टर ओपिनियन चैप्टर जो है पढ़ना इसीलिए मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मैं एक तो समझूं कि प्रॉब्लम है क्या। ये ना हो कि मैं रॉन्ग डायग्नोस करना शुरू कर दूं। तो जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ आती ना, तो ये रिलैप्स वर्ड आता है, इसीलिए आता है दैट इज व्हाई रिलैप्स हैपेंस। रिलैप्स ऐसा नहीं कि रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी, रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ डिजीज। मेरी एक बीमारी है जिसको मैं ढंग से समझता नहीं हूँ, है या समझने की कोशिश नहीं करता हूँ,
तो ये चैप्टर जो है इतना इम्पोर्टेंट अपने आप में इसलिए बन जाता है कि चैप्टर के आखिर में जो डॉक्टर ने शायद नहीं बोला, मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ही डॉक्टर ओपिनियन चैप्टर खत्म होता है तो उसमें डॉक्टर ने कहा है, सेम डॉक्टर सिल्कवर्थ, कि मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप ये किताब पढ़िए, बिग बुक पढ़िए, यू नो, आई अर्नेस्टली एडवाइज यू टू रीड द बिग बुक। व्हाई डॉक्टर विल टेल ऑल दिस, यू नो, क्योंकि डॉक्टर के पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मालूम है उसको कि प्रॉब्लम क्या है अल्कोहलिक के साथ, यू नो, व्हाई डू दे गो बैक टू ड्रिंकिंग। इधर रहने के बाद यही कुछ हो रहा था टाउन हॉस्पिटल में कि सब जब तक वहां रहते हैं ठीक होते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर शराब पी लेते हैं, अगेन दे कम बैक, स्लिप हो गया, रिलैप्स हो गया, यू नो। तो सोल्यूशन क्या बताया? सोल्यूशन इसीलिए बुक पढ़ने के लिए कह रहे हैं, द सोल्यूशन इज 12 स्टेप्स, यू नो, द प्रोग्राम, 12 स्टेप प्रोग्राम एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फेलोशिप दोनों। तो I must being an alcoholic, maybe I'm off lot of chemicals, like I was a multi this thing, you know. मैं 97 में सोबर हुआ जनवरी में, और फिर मेरे को 4 साल लग गए। अभी निकोटीन की बातें कर रहे थे, इट टुक मी 4 years टू गेट आउट ऑफ द निकोटीन स्टफ, यू नो। वाकई वो बहुत हार्ड है। मैं थोड़े दिन के लिए बंद करता था, फिर शुरू हो जाता था, फिर चालू करता था, इस तरह से। कभी लाइटली ले लेता था, छोड़ो यार क्या है, निकोटीन का क्या है यार, सिगरेट क्या कर लेगी सिगरेट। तो जैसे मैं आता रहा, यू नो, आई केप्ट कमिंग बैक टू द मीटिंग्स, लाइक आई कीप कमिंग बैक नाउ आल्सो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, यू नो। तो एक बंदा था, एक फॉरेनर था जो ओल्ड टाइमर था उस वक्त ऑब्वियसली। तो आई वाज जस्ट, जैसे मैंने कहा, 3-4 साल सोबर था। तो एक शेयरिंग उसने करी। तो शेयरिंग का जो उसने कंक्लूड किया शेयरिंग को, कि कहते हैं दोज हु कीप स्मोकिंग और दोज हु कीप यूजिंग निकोटीन इन रिकवरी, they are always on the higher risk of relapse, you know. कहीं लिखा नहीं है, it is nowhere written. मैं बहुत लिटरेचर पढ़ा है, वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर, बट ये मेरे अंदर रजिस्टर हो गई ये वाली बात, यू नो। मेरे अंदर ये बात बैठ गई क्योंकि इट इज शेयर्ड बाय एन अल्कोहलिक जो लंबे समय से रिकवरी में है। वो अपना प्रैक्टिकल बता रहा है मेरे को, करके देख के, यू नो। मैं तो अभी बच्चा ही था, अभी जस्ट 3-4 years over। उसने कहा कि those who keep using this, you know, they will always remain on the higher risk of relapse, you know. रिलैप्स तो है ही है, रिलैप्सिंग तो डिजीज है। द नेचर ऑफ द डिजीज इज रिलैप्सिंग। ये क्योर नहीं है। अभी कोई क्योर का भी पूछ रहे था, वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म, बट वी हैव इज अ डेली रिप्रीव। मेरे पास जो कुछ है आज ही है, बस 10 तारीख, यू नो। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन दिया है भगवान ने मेरे को, इसको कैसे मुझे यूटिलाइज करना है। So I can never be cured. I can never call myself cured, but I'm recovered, you know. I'm recovered from seemingly hopeless state of mind and body from, you know, various chemicals. I was a drug addict also. I was an alcoholic also, you know. In spite of all these things, कितने साल हो गए इसको, obsession लौट के नहीं आया, chemical चले गए, you know. But back of the mind, the doctor will also appreciate, Dr. Somil will also appreciate, कि कहीं ना कहीं एक लास्ट जो है, मैं ऐसे कह नहीं सकता कि 14 जनवरी 1957 को मेरा लास्ट ड्रिंक था। आई कैन नॉट चैलेंज दिस, आई विल नेवर चैलेंज दिस कि दैट वाज माय लास्ट ड्रिंक, यू नो। आई नेवर नो अबाउट टुमारो, कल का मुझे मालूम नहीं है। हाँ, कल को मैं आज से खरीद सकता हूँ, कल इतना महंगा है लेकिन आज से मैं अगर आज मैं अच्छा अगर कमाई करूं, यू नो, आज मैं अच्छे से अपना दिन व्यतीत करूं थ्रू दिस 12 स्टेप प्रोग्राम, definitely I can buy this tomorrow, you know. Otherwise it's not easy to buy tomorrow. तो इन समरी मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर्स ओपिनियन मेरे को ये सपोर्ट करता है और एक्सपैंड करता है ऑन द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर सिल्कवर्थ दैट हैज बिकम वेल नोन थ्रू द बिग बुक ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, कि मेरे जैसे बंदे को रिकवरी में I must appreciate the meaning of step 12, especially the last step. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, when we read, we try to carry this message, you know. So, which is to appreciate the social spiritual nature of Alcoholics Anonymous, and to put principles before personalities, you know. ये principles ही हैं जो मेरे को बचा के रखे हुए हैं, you know, जिनको मैं रोजमर्रा की जिंदगी में अपने हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने की कोशिश करता रहता हूँ। So nothing doing much about chemicals. मैं इतने सालों से, जैसे मैंने कहा, मेरा वो प्रॉब्लम ही नहीं था, दैट वाज नॉट माय प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम मेरे को यहाँ आके पता लगा थ्रू द डॉक्टर ओपिनियन एंड बाय
listening to people like Dr. Somil and Dr. Deshpande, स्पेशल इनका बड़ा योगदान रहा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंडियन कम्युनिटी में. डॉक्टर देशपांडे का तो है ही है, अभी हमारे पास हमारे साथ एक दूसरे डॉक्टर हमें मिल गए हैं. We are not short of anything, you know. Alcoholics Anonymous पे कमी नहीं है किसी चीज की. I just need to be willing to remain sober, you know. Willingness is the key. जहाँ चाह वहाँ राह. जहाँ मेरे को अगर विलिंगनेस रहेगी तो मेरे को रास्ता मिलता चला जाता है. तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये मतलब ये सोशल स्पिरिचुअल नेचर जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की है वो यही कह रही है कि आई हैव टू पुट प्रिंसिपल बिफोर पर्सनालिटीज एंड आई हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ यू नो माय लाइफ if I have to live a happy, joyous and free life in recovery, you know. Otherwise, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम डॉक्टर ओपिनियन में बताइए, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, बेचैन, असंतुष्ट, चिड़चिड़ा. आफ्टर क्विटिंग, नॉट बाय यूज, आफ्टर नॉट ड्यूरिंग यूजिंग. मैं शराब बंद करता हूँ, आई बिकम रेस्टलेस, आई बिकम इरिटेबल, आई बिकम डिसकंटेंटेड, you know. But if I have to convert these three things into happy, joyous and free, I have to apply the principle of 12-step program, you know. That's why in doctor's opinion सबको पढ़ना चाहिए. कल से हमारे सेशन शुरू, कल से पहला चैप्टर होगा. तो इस चैप्टर के आखिर में जो लिखा हुआ है, that is a very important statement. I earnestly advise you to read the big book. तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर सोमिल का. बहुत उन्होंने हमारे कीमती समय दिया अपना है. और मेरी एक दरख्वास्त है, जो भी मेंबर्स बैठे हुए हैं जो भी नंबर मांग रहे थे, तो ही इज ए डॉक्टर है, ही इज नॉट एन ए मेंबर. कि मैं हम लोग तो क्या करते हैं, झट से किसी को फोन लगा दिया है ना, जस्ट एज ए यू नो, एक वो होता है एक एटिकेट्स कि आप कुछ भी किसी को पूछ रहे हैं स्पेशली टू अ डॉक्टर, तो आप पहले टेक्स्ट कीजिए, आप मैसेज कीजिए. उनके पास जब समय रहेगा आपको जरूर आपको रिप्लाई भी करेंगे. लिख के देना होगा लिख के देंगे, आपको कॉल बैक करना होगा कॉल बैक भी करेंगे. बट नॉट जस्ट कि कॉल कर दिया यार. डॉक्टर कैन बी यू नो इन हॉस्पिटल में है, किसी पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, किस मोड में है, यू नो. आई एम नॉट सपोज टू कॉल अप डॉक्टर डायरेक्टली. आई हैव टू सेंड अ टेक्स्ट मैसेज कि डॉक्टर मैं दिस इज सो एंड सो एंड आई मेट यू एट द सेशन, so this is my query, you know, this is my question. तो ये मेरी एक humble request है, not to call him directly on the phone. First send a text message. तो मुकेश भाई, over to you. थैंक यू सुधीर जी. और दोस्तों एक हैंड रेज और हुआ है, अगर जो डॉक्टर साहब परमिट करे तो हम उसे ले सकते हैं. डॉक्टर साहब एक हैंड रेज हुआ. मुझे मेरा 1 बजे अभी सेशन शुरू होने वाला है. I have a patient now, so I will have to take your leave. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you once again. I'll share my contact if anyone has any queries. जैसे आपने बताया, they can text me. जब मैं फ्री हो